शास्त्री ने कहा और तुम इत्मीनान से ये सारी बातें सुन रहे थे। जनरल चौधरी ने कहा, नहीं महाराज, मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं एक भयानक सपना देख रहा हूँ। अगर चौधरी मुझे ये हुक्म न देते कि मैं जंगी कैदियों से मिलकर दुश्मन के मोराल का पता लगाऊं तो मैं उसके पास जाने की गलती न करता। इंदिरा गांधी ने कहा, जनरल साहब, दुश्मन से लड़ना और उसके दिल का हाल मालूम करना अशद ज़रूरी है। अगर मैं आपकी जगह होती तो उस जख्मी से ये मालूम करने की कोशिश करती कि पाकिस्तान के महकमा दफा का वो कौन सा शोबा है जिनमें इन सिपाहियों को ऐसी बातें सिखाई जाती हैं, और ऐसे बातूनी आदमी से तो मैंने कई और फौजी राज मालूम कर लेने थे। जनरल चौधरी ने कहा, श्रीमती जी, वो बातूनी नहीं था। अगर आप उससे कोई फौजी राज मालूम करने की कोशिश करती तो आप ये देखती कि उसके होंठों पर मोहर लगा दी गई है। मुझसे पहले फ़ौज के जिन अफसरों ने उससे पाकिस्तान के फौजी राज मालूम करने की कोशिश की थी वो मुझसे कहीं ज़्यादा परेशान हुए थे। उन्होंने पाकिस्तान के हवाई जहाज़ों और टैंकों की तादाद मालूम करने की कोशिश की थी और उन्हें ये जवाब मिला था कि भारत के इतने टैंक और इतने हवाई जहाज़ थे और उनमें से इतने तबाह हो चुके हैं और इतने नाकारा हो चुके हैं, और आप हैरान होंगे कि हमारी बर्री और फ़िज़ाई नुकसानात के मुतल्लिक इसको मालूमात 100% दुरुस्त थी। पाकिस्तान के हवाई जहाज़ों और टैंकों के मुतल्लिक उसने हमारे अफसरों को सिर्फ ये कहकर टाल दिया था कि मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि पाकिस्तान की बर्री और फ़िज़ाई फ़ौज आपको तबाह करने के लिए काफ़ी है। इसके बाद हम तुम्हें बकरियों के रेवड़ की तरह हाँकते हुए जमुना के पार ले जाएंगे। श्रीमती जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उससे मुलाकात के बाद अब मेरी निस्बत बहुत ज़्यादा परेशान होती। उसे ये भी मालूम था कि जब पाकिस्तान की नेवी द्वारका पर गोलाबारी कर रही थी तो भारत का बहरी बेड़ा कई सैकड़ों मील दूर हमारे तैयारा बरदार जहाज़ विक्रम की हिफाजत कर रहा था। अर्जुन सिंह ने कहा, मेरे ख्याल में यह सोचने के लिए किसी ज़हानत की ज़रूरत न थी। ये बात सारी दुनिया को मालूम है कि विक्रम भारत की नेवी का सफ़ेद हाथी है। चौन ने कहा, सफ़ेद हाथी को गोली मारो, कोई और बात करो। कृष्णमाचारी ने कहा, चौन जी, गोली मारना इतना आसान नहीं, हम इस सफ़ेद हाथी पर करोड़ों रुपया सर्फ कर चुके हैं। चौन ने कहा, जनरल चौधरी से आज इन्हें काले और सफ़ेद हाथियों के सिवा और कोई बात नहीं सूझती। आप हमें ये क्यों नहीं बताते कि गुज़श्ता 24 घंटों में हमारे कितने टैंक और हवाई जहाज़ तबाह हुए हैं और हम भारत को मज़ीद नुकसानात से कैसे बचा सकते हैं। जनरल चौधरी ने कहा, मैं आपको टैंकों के मुतल्लिक बता सकता हूँ, हवाई जहाज़ों के मुतल्लिक आपको एयर मार्शल अर्जुन सिंह से पूछना चाहिए, लेकिन हमारी मालूमात कल शाम के 4 बजे से लेकर आज शाम के 4 बजे तक के 24 घंटों के मुतल्लिक होंगी। शास्त्री ने कहा, मैं आपका मतलब नहीं समझा। जनरल चौधरी ने कहा, महाराज, मेरा मतलब ये है कि अब 6 बजने वाले हैं और हम अपने अपने हेडक्वार्टर से पता किए बगैर आपको ये नहीं बता सकते कि मज़ीद 2 घंटों यानी 4 से 6 बजे तक हमारा कितना नुकसान हुआ है। कृष्णमाचारी ने कहा, सेनापति जी, ये मामला इतना पेचीदा नहीं है। आप पहले ये बताएं कि कल शाम के 4 बजे से लेकर आज शाम के 4 बजे तक हमारे कितने टैंक तबाह हुए हैं। इसके बाद मज़ीद 2 घंटों का हिसाब लगाने के लिए हम इस तादाद में 8 या 9% और जमा कर लेंगे। अर्जुन सिंह ने कहा, महाराज, ये ज़रूरी नहीं कि इन 2 घंटों के नुकसानात का तनासब गुज़श्ता 24 घंटों के मुताबिक हो। जंग के नुकसानात का तल्लुक वक़्त के साथ नहीं होता। बाज़ औक़ात 1 मिनट भी पूरे दिन से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ये भी हो सकता है कि गुज़श्ता 2 घंटों में हमारा एक टैंक या हवाई जहाज़ भी तबाह न हुआ हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि इन 2 घंटों के नुकसानात 24 घंटों से भी ज़्यादा हों। आपको मालूम है कि एक दिन दुश्मन के एक हवाबाज ने 1 मिनट से भी कम अरसे में हमारे 5 जेट हवाई जहाज़ मार गिराए थे। इंदिरा गांधी ने कहा, तो इसका मतलब ये है कि अगर हेडक्वार्टर पहुंचकर आपको ये खबर मिले कि गुज़श्ता 2 घंटे में भारत का सारा हवाई बेड़ा तबाह हो चुका है तो आप हैरान नहीं होंगे। अर्जुन सिंह ने कहा, श्रीमती जी, ये हो सकता है कि ऐसी मनहूस खबर सुनकर मेरा हार्ट फेल हो जाए, लेकिन मेरे लिए इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं होगी। हैरान तो सिर्फ वो हो सकता है जिसे हवाई जंग का कोई तजर्बा न हो। इंदिरा गांधी ने कहा, आपका मतलब ये है कि जब आपने सिर्फ एक पाकिस्तानी हवाबाज के हाथों हमारे 5 हवाई जहाज़ों के तबाह होने की खबर सुनी थी तो आप हैरान नहीं हुए थे। अर्जुन सिंह ने कहा, श्रीमती जी, इस दिन तो मैं हैरान ही नहीं हुआ था बल्कि पागल हो गया था और मैंने गुस्से की हालत में अपनी वर्दी फाड़ डाली थी। और हैरानी और गुस्से की वजह ये थी कि मैं दुनिया भर के हवाई जंगों के हालात से वाकिफ़ था, लेकिन मेरे सामने कोई ऐसी मिसाल न थी कि सिर्फ एक हवाबाज ने एक ही हमले में अपने दुश्मन के 5 हवाई जहाज़ गिरा दिए हों। शास्त्री ने कहा, और अब आप इतने तजुर्बाकार हो चुके हैं कि अगर अपने हेडक्वार्टर पहुंचकर आप ये खबर सुने तो भारत का पूरा बेड़ा गर्क हो चुका है तो आप हैरान नहीं होंगे। अर्जुन सिंह ने कहा, महाराज, मेरा ये मतलब नहीं है। अगर भारत का बेड़ा गर्क हो जाए तो मुझे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री से कब तकलीफ होगी। मेरा मतलब ये है कि तकलीफ में आपका हिस्सेदार बन सकता हूँ, हैरान नहीं हो सकता। लेकिन आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर गुज़श्ता 2 घंटों के नुकसानात हमारे आम नुकसानात से ज़्यादा हुए तो मेरा हेडक्वार्टर खामोश न रहता और अब तक मुझे टेलीफोन आ चुके होते।
शास्त्री ने कहा, जनरल चौधरी, जनरल साहब अब आप टैंक के मुतालिक बताएं। इसके बाद एयर मार्शल की बारी आएगी। जनरल चौधरी ने कहा, गुज़श्ता 24 घंटे में हमारे 36 टैंकों का नुकसान हुआ है। कृष्णमाचारी, 36 नहीं जनरल साहब 35 कहिए। मैं पाकिस्तान रेडियो से सुन चुका हूँ, उन्होंने 35 टैंक तबाह करने का दावा किया है। जनरल चौधरी ने कहा, पाकिस्तान रेडियो को सिर्फ 34 टैंक तबाह करने का दावा करना चाहिए था। चून ने कहा, लेकिन जनरल साहब अभी आप 36 कह रहे थे। जनरल चौधरी ने कहा, मैंने बिल्कुल ठीक कहा था। हाजरीन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। छागला ने कहा, जनरल साहब मैं इस बहस में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप बहुत थक चुके हैं। जनरल ने कहा, आप खामोश रहें। छागला ने कहा, सेनापति जी मेरा मतलब ये नहीं था कि भारत के सेनापति थकावट और बेआरामी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 36 और 34 में 2 का फ़र्क है, यानी 30 और 4 से 34 और 30 और 6 से 36 बनते हैं। इंदिरा गांधी हंसती हैं और फिर जल्दी से हाथों में अपना मुंह छुपा लेती हैं। जनरल चौधरी ने कहा, मैं भारत का सेनापति हूँ, पहली जमात का तालिब इल्म नहीं हूँ। छागला ने कहा, महाराज अगर आप खफा होते हैं तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। कृष्णमाचारी ने कहा, अगर मेरे कान गलती नहीं करते तो मंत्री ने कोई गलत बात नहीं की। जनरल साहब आपको मालूम है कि हिसाब में 2 टैंकों की गलती से 15.5 लाख रुपए का फ़र्क पड़ जाता है। जनरल साहब ने कहा, आपके कानों ने कोई गलती नहीं की, लेकिन आपको बोलने से पहले समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता था कि पाकिस्तान की गोलाबारी से हमें 34 टैंक तबाह हुए थे और एक टैंक को गलती से हमारे अपने ही टैंक ने तबाह कर दिया था। चौर ने कहा, यह गलती कैसे हुई? जनरल साहब ने कहा, महाराज रात के वक्त दुश्मन ने हमारे टैंकों के एक दस्ते पर अचानक हमला किया था। हमारे सिपाहियों ने जवाबी फायरिंग शुरू की तो उन्हें यह ख्याल न आया हमारे एक टैंक की तोप की नाली का रुख हमारे दूसरे टैंक की तरफ है। उन्हें अपनी गलती का एहसास उस वक्त हुआ जब 10 गज के फासले पर हमारे दूसरे टैंक के पर खच्चे उड़ चुके थे, लेकिन दुश्मन ने इस टैंक की तबाही को भी अपना ही कारनामा समझ लिया है। शास्त्री ने कहा, लेकिन आप तो ये कह रहे थे कि हमारे 36 टैंक तबाह हुए हैं। जनरल चौधरी ने कहा, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। शास्त्री ने कहा, जनरल साहब आप वाकई थक गए हैं, वरना 34 और 35 बनते हैं, 36 नहीं बनती। जनरल चौधरी ने कहा, महाराज आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। इन 34 टैंकों के अलावा जो दुश्मन ने तबाह किए हैं, एक वो है जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ, दूसरा वो है जिसे एक अफसोसनाक हादसा पेश आ गया था। चौर ने कहा, कैसा हादसा? जनरल ने कहा, हमारा एक जेट बमबार दुश्मन के इलाके पर बम गिराने के बाद वापस आ रहा था। सरहद के पार दुश्मन के एक लड़ाका हवाई जहाज़ ने उस पर गोलियां बरसाईं। हवाई जहाज़ ने जलंधर के हवाई अड्डे का रुख किया, लेकिन हवाई जहाज़ को आग लग गई। इधर जलंधर के करीब सड़क पर हमारे टैंक और ट्रक जा रहे थे। शास्त्री ने कहा, फिर क्या हुआ? जनरल चौधरी ने कहा, फिर यह जलता हुआ हवाई जहाज़ सीधा एक टैंक पर गिरा और टैंक के साथ बारूद से भरे हुए 4 ट्रक भी तबाह हो गए थे। शास्त्री ने कहा, अर्जुन सिंह जी अब आप जहाज़ों के मुतालिक बताएं। क्या पाकिस्तान रेडियो की ये इतलात दुरुस्त हैं कि गुज़श्ता 24 घंटों में हमारे 7 हवाई जहाज़ तबाह हुए हैं? अर्जुन सिंह ने कहा, महाराज सरकारी तौर पर हमने सिर्फ अपने एक हवाई जहाज़ का नुकसान तस्लीम किया है, लेकिन असल बात यह है कि हमारे 8 हवाई जहाज़ तबाह हुए हैं। शास्त्री ने कहा, वो कैसे? अर्जुन सिंह ने कहा, वो यूं कि हमारे एक हवाबाज ने भारत के अमृतसर को पाकिस्तान का लाहौर या गुजरावाला समझकर बमबारी शुरू कर दी थी। चोर ने कहा, आपका मतलब है कि जिस तरह हमारे एक टैंक ने हमारे दूसरे टैंक को तबाह कर दिया था, इसी तरह हमारा एक हवाई जहाज़ भी अमृतसर के हवाई अड्डे पर बम बरसा कर हमारे दूसरे हवाई जहाज़ों को निशाना बना चुका है। अर्जुन सिंह ने कहा, नहीं महाराज, ये हमारी खुशकिस्मती थी कि इस हवाई जहाज़ का कोई निशाना ठीक नहीं लगा। इसके सारे बम हवाई अड्डे से 2000 गज दूर एक खेत में गिरे। शास्त्री ने कहा, फिर क्या हुआ? अर्जुन सिंह ने कहा, फिर क्या होना था महाराज, जब ऊपर से अचानक बमबारी शुरू हुई तो नीचे से अमृतसर के हवाई अड्डे के तैयारे शिकन तोपें हरकत में आ गई और वह गिर पड़ा, और गिरा भी इस तरह कि हमारी एक तोप, एक पेट्रोल की गाड़ी और 15 आदमी जिसमें 8 सिविलियन और 5 फौजी थे इसकी जद में आ गए। चौर ने कहा, और नीचे से गोलाबारी करने वालों ने यह देखने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की कि वो अपने ही बमबार को निशाना बना रहे हैं। अर्जुन सिंह ने कहा, जनाब अगर वो हवाबाज जिन्होंने अमृतसर को पाकिस्तान का शहरी समझकर बमबारी शुरू कर दी थी जिंदा होते और मेरे पास ये शिकायत लेकर आते तो उन्हें ये जवाब देता कि जब तुम अमृतसर का हवाई अड्डा न पहचान सके तो हवाई अड्डे के मुहाफिज तुम्हारा हवाई जहाज़ कैसे पहचान सकते थे? शास्त्री ने कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हवाबाज किसी दिन दिल्ली को रावलपिंडी और बम्बई को कराची समझने की गलती भी कर सकते हैं। अर्जुन सिंह ने कहा, नहीं जनाब, दिल्ली और बम्बई तो पाकिस्तान के रास्ते में नहीं आते, अलबत्ता मशरक़ी पंजाब के किसी और शहर को इस किस्म का ख़तरा ज़रूर पेश आ सकता है। हाँ, अगर हमारे बमबार इससे पाकिस्तान का रुख करें तो ऐसी गलतियाँ भी हो सकती हैं। चौर ने कहा, लेकिन आप किस मरज़ की दवा हैं?
ارجن سنگھ نے کہا مہاراج میرا کام آپ کی ہدایت کے مطابق اپنے ہوا بازوں کو حکم دینا ہے، لیکن مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جب وہ امرتسر کو لاہور یا پاکستان کو کوئی اور شہر سمجھ کر اندھا دھند بمباری شروع کر دیں تو میں ان کے نیچے کھڑا ہو کر جھولی تان دوں۔ چون نے کہا لیکن آپ امرتسر کے شرمناک واقعے کا بار بار ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ارجن سنگھ نے کہا مہاراج میرا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں، میں صرف صحیح واقعات بیان کر رہا ہوں۔ یہ میری بدقسمتی ہے کہ فضائی جنگ میں نے آپ کی بلند توقعات پوری نہیں کی۔ شاستری نے کہا تم نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے، ہمارے ہوا بازوں کے ایک بھی بم نشانے پر نہیں لگ رہے ہیں۔ کرشنمچاری نے کہا ہمارے ایئر مارشل بھارت کے خزانے کو ڈاکوؤں کا مال سمجھتے ہیں، لیکن میں ان ہوا بازوں سے ایک ایک کوڑی کا حساب لوں گا جنہوں نے انعام حاصل کرنے کے شوق میں پورے ملک کو بے وقوف بنایا ہے۔ ارجن سنگھ نے کہا مہاراج اگر انہیں انعامات کا لالچ نہ ہو تو وہ سارے بم کھیتوں میں پھینک کر واپس آ جائیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پاکستان کے کھیتوں کی بجائے بھارت کے کھیتوں پر ہی نشانہ بازی شروع کر دیں۔ شاستری نے کہا سردار جی مجھے بھارت کے کھیتوں کی فکر نہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ جو بم کھیتوں میں پھینکے جائیں گے وہ بھارت کے شہروں پر گریں گے۔ ارجن سنگھ نے کہا نہیں مہاراج آپ کو اس بات کی چنتا نہیں کرنی چاہیے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہواباز بلندی سے کسی بھارتی شہر کو پاکستانی شہر سمجھ کر بم گرائیں اور ان کا نشانہ شہر کی بجائے پاس ہی کسی فوجی ٹھکانے پر جا لگے، لیکن جب وہ بھارت کے کھیتوں پر اپنے جہاز خالی کرنے کی کوشش کریں گے تو انہیں دشمن کا خوف نہیں ہوگا اور وہ بلندی کی بجائے بہت نیچے اتر کر نہایت اطمینان سے کھیتوں کو نشانہ بنائیں گے۔ پھر یہ اور بات ہے کہ کھیتوں میں کسی گائے بیل یا بھینس کی شامت آ جائے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ ان کا نشانہ کھیت کی بجائے کسی گاؤں یا شہر میں جا لگے۔ چور نے کہا تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم آپ کے ہوا بازوں کو ویر چکر دیں تو ان کے بم پاکستان کے کھیتوں پر گریں گے، ورنہ ہمارے اپنے کھیتوں میں چلنے والے مویشیوں کی شامت آ جائے گی۔ لیکن تم جنگ شروع ہونے سے پہلے ہمیں یہ تسلی دیا کرتے تھے کہ پاکستان کی فضائی قوت 24 گھنٹوں میں تباہ ہو جائے گی۔ ارجن سنگھ نے کہا اور آپ بھی تو یہ کہا کرتے تھے کہ جب بھارت کا لشکر لاہور کی طرف پیش قدمی کرے گا تو پاکستان کو مقابلہ کرنے کی جرت نہیں ہوگی، لیکن اب؟ شاستری نے کہا اب کیا؟ ارجن سنگھ نے کہا پاکستان مقابلہ کر رہا ہے جناب، اور پاکستان صرف مقابلہ ہی نہیں کر رہا بلکہ جوابی حملے بھی کر رہا ہے، اور جوابی حملے بھی ایسے کہ ان کی مثال پوری تاریخ سے نہیں ملتی۔ نندا نے کہا چون جی اپنے ایئر مارشل کو سمجھائیے ان کا کیا خیال ہے کہ ہم پاکستان کو جوابی کارروائی سے منع کر سکتے ہیں۔ شاستری نے کہا جنرل چودھری سے جنرل صاحب آپ ہمارے سیناپتی ہیں، کیا ہم نے آپ کو پاکستان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ سپاہی ان کے ٹینک اور توپوں کے مقابلے میں زیادہ ٹینک اور توپیں نہیں دی؟ کیا ہم نے وہ تمام گولہ اور بارود تمہارے سپرد نہیں کر دیا جو ہمیں امریکہ اور برطانیہ نے چین جیسے طاقتور ملک کے ساتھ لڑنے کے لیے دیا تھا؟ کیا ہم نے اپنے ننگے اور بھوکے عوام پر انگنت ٹیکس لگا کر فوجی اخراجات پورے نہیں کیے؟ آپ یہ کہتے تھے کہ ہندوستانی فوج کی پہلی ضرورت شراب ہے، کیا ہم نے تمہیں لاکھوں گیلن شراب مہیا نہیں کی؟ جنرل چودھری نے کہا جناب میں نے درست کہا تھا، اگر آپ میرے سپاہیوں کو شراب مہیا نہ کرتے تو ان کی پسپائی کی رفتار کہیں زیادہ ہوتی۔ نندا نے کہا جنرل صاحب مجھے یہ سمجھائیے کہ ہمارے سپاہیوں کو شراب کے نشے میں بھی یہ کیسے یاد رہتا ہے کہ ان کے لیے آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹنا بہتر ہے۔ جنرل صاحب نے کہا جناب شراب کے نشے میں کسی کو اپنے گھر کا راستہ تو نہیں بھول جاتا، اور ہندوستانی سپاہیوں کے گھر ہندوستان میں ہیں، اگر جان کا خطرہ ہو تو شراب کی 10 بوتلیں پی کر بھی گرتے سنبھلتے اپنے گھر ضرور پہنچ جائیں گے۔ بھارت کا وزیر تعلیم مسٹر چھاگلا ہانپتا ہوا کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ راشٹرپتی جی، پردھان منتری اور دوسرے وزراء پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ چھاگلا نے کہا شاستری جی مہاراج یہ باتیں تو بہت مایوس کن ہیں، میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ سیناپتی جی اور ایئر مارشل ارجن سنگھ کو یہ اچھی خبر سنانے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ نندا نے کہا میں بھارت کی 36 ٹینکوں اور ہوائی جہازوں کی تباہی پر کیسے خوش ہو سکتا ہوں مہاراج، لیکن آپ جانتے ہیں کہ فتح قربانیوں کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ میں نے آج باری باری 10 ملکوں کے سفیروں اور 8 بدیشی اخبارات کے نمائندوں سے ملاقات کی ہے، ان میں سے اکثر کا یہی خیال تھا کہ چند دن کے اندر اندر بھارت کی فتح یقینی ہے۔ عرب ملکوں کے سفیروں سے میں نے یہ اطمینان کر لیا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر حسین کا دورہ ہمارے توقع سے زیادہ کامیاب رہے گا، لیکن مہاراج یہ جنگ اب زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سیناپتی اور ایئر مارشل کو حکم دے کہ وہ پاکستان کو اس پروپیگنڈے کا موقع نہ دیں کہ وہ بھارت کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اگر دشمن کا یہ پروپیگنڈا کامیاب ہو گیا تو بڑے ملک جو دبی زبان سے ہماری حمایت کر رہے ہیں غیر جانبدار ہو جائیں گے، اور چھوٹے ملک جو ابھی تک بھارت کی قوت سے مرعوب ہیں کھل کر پاکستان کی حمایت کریں گے۔ اگر ہم 2-3 دن میں پاکستان کو تباہ کر دیتے تو آج کسی بدیشی ملک کو پاکستان کے حق میں آواز بلند کرنے کا خیال بھی نہ آتا۔ چون نے کہا مسٹر چھاگلا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سیناپتی جی جان بوجھ کر یہ جنگ لمبی کر رہے ہیں؟
चागला ने कहा, नहीं महाराज, मैं सेनापति जी के मुतल्लिक ऐसी बात सोच भी नहीं सकता। जनरल चौधरी ने कहा, मुझे इस बात की परवाह नहीं कि आप मेरे मुतल्लिक क्या सोचते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब तक मैं भारत का सेनापति हूँ, आपको जंग के मुतल्लिक अपनी ज़ुबान बंद रखनी चाहिए। भारत के फ़ौजी मामलात से आपका कोई तल्लुक़ नहीं है। चागला ने कहा, सेनापति जी, मैं दिन रात आपकी फतह की दुआएं मांगता हूँ। 6 सितंबर को जब मैंने ये सुना था कि आपने लाहौर के हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया है, तो मैं सड़क पर खड़ा होकर नारे लगा रहा था। जनरल चौधरी ने कहा, मैं अपनी हिमायत की सज़ा भुगत रहा हूँ। अब मैं लाहौर फतह कर लूँ तो भी भारत की आवाम को यकीन नहीं आएगा। चागला ने कहा, लेकिन आवाम को यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है। वो अभी तक यही समझ रहे हैं कि लाहौर फतह हो चुका है और हुकूमत जानबूझकर सेनापति जी की शानदार कामयाबियों की खबरें छुपा रही है। इनके जोशो खरोश की ये हालत है कि अगर कोई कह दे कि लाहौर की फतह के मुतालिक 6 अगस्त के अखबारात की खबरें गलत थीं, तो वो इसे पाकिस्तान का जासूस समझकर बोटियां नोचने के लिए तैयार हो जाएंगे। उन्होंने राइटर के दफ्तर पर हमला कर दिया था क्योंकि इनके ख्याल के मुताबिक ये गैर मुल्की खबरसाई एजेंसी भारत की फतूहात पर पर्दे डालने की कोशिश कर रही है। शास्त्री ने कहा, और जब इनको ये मालूम होगा कि हम अभी तक लाहौर से 14 मील दूर हैं, तो वो हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। चागला ने कहा, लोगों को ये बात कभी मालूम नहीं होगी महाराज। मुझे यकीन है कि लाहौर ज़रूर फतह होगा, और जब सेनापति जी लाहौर पर भारत का झंडा गाड़ देंगे तो भारत की आवाम ये जानने की ज़रूरत महसूस नहीं करेगी कि लाहौर 6 सितंबर को फतह हुआ या इससे 2-4 हफ्ते बाद फतह हुआ। चौन ने कहा, मिस्टर चागला, आपको इस बात से कोई सरोकार नहीं कि लाहौर कब फतह होता है। आप विदेश मंत्री हैं और जब तक कश्मीर का झगड़ा मौजूद है आपकी नौकरी पक्की है। आपको फौजी मामलात में टांग नहीं फंसानी चाहिए। जनरल चौधरी ने कहा, सेनापति जी, आप हमें ये बताएं कि अगर आप हमारे सिपाहियों को पसपाई से नहीं रोक सकते, तो क्या उन्हें ये भी नहीं समझा सकते कि वो पीछे हटते वक्त अपनी फुर्ती से काम न लिया करें। आगे बढ़ते वक्त वो इंचों का हिसाब रखते हैं, लेकिन पीछे भागते वक्त उन्हें मीलों का हिसाब याद नहीं रहता। जनरल चौधरी ने कहा, मैंने उन्हें बहुत समझाया है महाराज, लेकिन वो ये कहते हैं कि जब हम आगे की तरफ देखते हैं तो मौत हमारे सामने होती है, इसलिए हमारे पांव रुक जाते हैं, और जब हम पसपाई इख्तियार कर लेते हैं तो मौत हमारे पीछे होती है, इसलिए हम पूरी रफ्तार से भागते हैं। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि पसपाई से पहले हमारे कंधों पर असले का बोझ होता है और पसपाई के वक्त बम इस बोझ से आज़ाद होते हैं। चौन ने कहा, जनरल साहब, मैंने आपको समझाया था कि मुझे भारत के टैंकों के लिए काले हाथियों का निशान पसंद नहीं है, इसलिए ये निशान तब्दील कर दिया जाए। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।